मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं इस वीक के अपडेट्स के साथ। और इस वीक से सबसे बड़ी अपडेट है जो इमिग्रेशन एमनेस्टी की जो डिबेट हुई है मंडे को, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बातचीत आपके साथ करना चाहूँगा। डिबेट हुई थी मंडे को और एमपीज़ ने अपनी राय दी कि कोई एमपीज़ ने कहा कि जी एमनेस्टी होनी चाहिए, लोगों को स्टेटस मिलना चाहिए, और कोई एमपीज़ भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हम एक किस्म का इनाम दे रहे हैं उन लोगों को जो यहाँ इलीगल रह रहे हैं, और अगर हम उनको वीज़ा दे देंगे ये एक बैड एग्ज़ाम्पल होगा लोगों के लिए और हमारे अवाम के लिए कि हम इन सब इमिग्रेंट्स को एक रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो कोई एमपीज़ बरखलाफ थे और कोई एमपीज़ एमनेस्टी के हक़ में थे। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट का मिनिस्टर था उसने भी अपनी राय दी और उसने ये कहा गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट अभी कोई एमनेस्टी अनाउंस नहीं करेगी जब तक कोई चेंजेस नहीं आते। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हम कोई एमनेस्टी दे देते हैं ये गलत होगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम एमनेस्टी अब दे दें और बाद में और लोग यहाँ यूके एंटर हो जाएंगे और बाद में वो भी कहेंगे कि हमें एमनेस्टी दी जाए। कि उनका ये कहना था गवर्नमेंट का कि अगर आज हम एमनेस्टी दे देते हैं 5-10 साल बाद फिर और इलीगल लोग यहाँ आ जाएंगे, वो बाद में वो भी कहेंगे कि हमें एमनेस्टी दें, और इसलिए ये हम बैड एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे अगर हम बार बार एक एमनेस्टी अनाउंस कर देते हैं। सो ये थी इस डिबेट की आउटकम, और आप देख सकते हैं कि इतनी पॉजिटिव नहीं थी जितनी ये होनी चाहिए थी। अब मेरी आपसे एडवाइस होगी, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, कि आप बिल्कुल मायूस ना हों। ये तो पहली बात है, क्योंकि ठीक है अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम एमनेस्टी नहीं निकालेंगे, लेकिन हो सकता है कि 2-3 साल बाद पॉलिसीज़ चेंज हो जाएँ, उस टाइम फिर कोई ये पॉलिसी निकाल दें। फ़िलहाल अभी के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप मेक श्योर करें कि आपका एप्लीकेशन सिस्टम में डला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे प्रीति पटेल ने चंद हफ्ते पहले ऐलान किया था कि हम असाइलम सीकर्स के साथ सख्ती करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनके एप्लीकेशन हम जल्दी प्रोसेस करें, जो ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन हैं उनको भी हम जल्दी प्रोसेस करें। और इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होम ऑफिस का ये जो मेन मकसद है कि वो लोगों को यहाँ से निकालना चाहते हैं। और अगर आपके पास एप्लीकेशन है सिस्टम में, कम से कम वो एक बैरियर तो होगा रिमूवल से। तो अगर होम ऑफिस आपको पकड़ लेती है और आपका एप्लीकेशन सिस्टम में है जिसके मेरिट्स हैं, फिर होम ऑफिस आपको निकाल नहीं सकती जब तक आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होता। दूसरी जो बात मैं आप सबसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अक्सर आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ लोग आपको एडवाइस देते हैं कि जी आप फौरी तौर पर ना एप्लीकेशन डाल दें, एमनेस्टी आने वाली है। और लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं ये न्यूज़ देख के और अपने घर वालों को पाकिस्तान में, इंडिया में बता देते हैं कि जी बस ऐलान हो गया है, 6 माह में एमनेस्टी आ रही है। देखिए मेन चीज़ ये याद रखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था चंद महीनों पहले, कि किसी को नहीं पता कब कोई एमनेस्टी आएगी। जो लोग कहते हैं ना एमनेस्टी आने वाली है, मेरे ख्याल में वो सब झूठ बोल रहे होते हैं। जब होम ऑफिस कोई एमनेस्टी अनाउंस करेगी किसी को पता नहीं होगा वो, बल्कि जब उन्होंने 10 साल पहले या 15 साल पहले एमनेस्टी की थी उस टाइम उन्होंने ऐलान भी नहीं किया था, लेकिन एक किस्म की इंटरनल पॉलिसी वो बना ली थी उन्होंने कि जो एप्लीकेशन सबमिट हो रहे थे उनको वो कंसिडर करके वीज़ा दे रही थी। उन्होंने ऐलान नहीं किया था, क्योंकि अगर वो ऐलान कर देती मीडिया में बात आ जाती और फिर इसमें लोग फिर गुस्सा करते कि आप क्यों एमनेस्टी दे रहे हैं लोगों को। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि एमनेस्टी आने वाली है, उनकी बातों में ना आए। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिन्होंने 3-3, 4-4 हज़ार पाउंड खर्च कर दिए हैं एमनेस्टी एप्लीकेशन के लिए कि आप सिस्टम में आ जाएंगे और
आपको फ़ायदा होगा जब एमनेस्टी आएगी और वो एप्लीकेशन अब रिफ्यूज़ हो गई है और उन्होंने कुछ नहीं हासिल किया। तो इसलिए जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसका ये मेन फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको ये पकड़ लेती हैं, ये एक बैरियर होगा और आपको वो निकाल नहीं सकते इस कंट्री से जब तक उस एप्लीकेशन को वो कंसिडर नहीं करते। लेकिन ये मत समझें कि हम अगर आज एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, एमनेस्टी आने वाली है और उसका फ़ायदा फिर हम उठा सकेंगे इस एप्लीकेशन के ज़रिए, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा एमनेस्टी के हवाले कि आप ज़रूर अपने एमपी से रब्ता करें, उनको बार बार आप कहते रहें कि जी प्लीज़ आप अपनी आवाज़ उठाएं पार्लियामेंट में हमारे लिए कि प्लीज़ हमारा कुछ किया जाए। ये आप ज़रूर कर सकते हैं। आप एक पिटिशन साइन कर सकते हैं, आप लेटर्स लिख सकते हैं एमपी को, ये चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं। सो आप हिम्मत ना हारें। लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए मेरी एडवाइस ये होगी, जो बहन भाई अभी देख रहे हैं, कि मेक श्योर करें कि आपका कोई एप्लीकेशन सिस्टम में है, कि ये ना हो कि अगर आपको पकड़ लेते हैं फिर वो आपको निकाल ना दें। ये थी इस वीक की अपडेट्स। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, बेशुमार कॉल्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं ये ज़म्बरानो के। मुझे उसकी कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन मेरा जो बेटा है ना वो ब्रिटिश है। 10 साल के हम वीज़े पर हैं, तो हमारी दूसरी एक्सटेंशन मेरी ड्यू है 4-5 महीने बाद, तो हमें 5 साल हो जाएंगे। तो मेरा बेटा जो ब्रिटिश हो चुका है, तकरीबन वो यहीं पैदा हुआ था, यानी कि उसको 12 साल हो गए हैं, वो यहीं हुआ था। तो अब 3-3.5 साल हो गए उसको पासपोर्ट मिले, नेशनैलिटी मिले। मैंने ये सवाल पूछना था कि मैं अगर ये एप्लीकेशन डालता हूँ तो मैं ये उसको प्री सेटलमेंट की स्टेटस की डालूं या सेटल की डालूं, ये जरा मुझे बता दें। क्योंकि वैसे तो मैं लुक आफ्टर तो उसकी वो बॉर्न नहीं यहाँ हुआ था, मैं पिछले 12-13 साल से कर रहा हूँ, लेकिन नेशनैलिटी से 3.5 साल पहले मिल गई थी। तो ये बता दें कि कौन सी मैं डालूं, सेटल या प्री सेटल। और दूसरा, मैं अपनी वाइफ और दूसरे बच्चे हैं उनकी भी डालूं या सिर्फ मैं अपनी अकेले की डालूं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। और ये कि ये जो लेट एप्लीकेशन का तो कोई चक्कर नहीं है, उनको कोई वजाहत करनी है, और डॉक्यूमेंट्स जो उसके मैंने भेजने हैं वो मैं ओरिजिनल भेजूं या मैं फोटो कॉपीज भेजूं? क्योंकि 4 महीने बाद मेरी एक्सटेंशन भी आनी है, तो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्टक तो नहीं हो जाएंगे अगर मैं उन्हें भेज दूं, या क्या फोटो कॉपियां भेज दूं? ये जरा मुझे प्लीज तफसील से बता दें। ठीक है जी, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो मैं उनको भेज सकूं? ठीक है जी, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि आपको कौन से स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहिए, मेरे ख्याल में आपको प्री स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहिए, कि चाहे आपका बच्चा यहाँ पैदा हुआ था, वो 12-13 साल का है, लेकिन क्योंकि वो ब्रिटिश हुआ था 3 साल पहले और अभी उसको 5 साल नहीं हुए ब्रिटिश हुए, आप फिर सेटल स्टेटस के लिए अभी नहीं अप्लाई कर सकते, आप प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे वो 5 साल का हो जाएगा फिर आप अप्लाई कर सकते हैं सेटल स्टेटस के लिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप फ़ोटोकॉपीज़ लगाने चाहिए एप्लीकेशन के साथ या आप ओरिजिनल्स भेज दें, क्योंकि आप EU सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, आप फ़ोटोकॉपीज़ भी लगा सकते हैं, वो दुरुस्त होगा और ये डॉक्यूमेंट्स आप उनको भेज सकते हैं। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपका केस मेरे सामने नहीं है। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप कोई किसी आसपास सॉलिसिटर के पास जाके अपने सारे फैक्ट्स उनको बता दें, फिर वो आपको तफसील में बता सकता है कि आपके सर्कमस्टांसिस के तहत कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल भी सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जाएँ YouTube के ऊपर और वहाँ टाइप करें कामरान इजाज़, वहाँ भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वहाँ भी आप जाके सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे कोई सवाल वहाँ भी पूछना चाहते हैं कमेंट्स में, आप मुझे लिख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उन सवालों के जवाब दिया करूँ। नाज़रीन, कहीं जाना, मिलते हैं वक्फे के बाद।
मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, 7 ਈਅਰ ਚਾਈਲਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਸਟੇਟਲੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07501010101। नाज़रीन, वेलकम बैक टू इमिग्रेशन विद कामरान। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो अक्सर मिस हो गई है काफ़ी सिस्टर्स से, वो ये है कि जब प्रीति पटेल ने पार्लियामेंट में अपना बिल पेश किया था जहाँ वो नए चेंजेस लेके आना चाहती थी, उसमें उसने पेश किया था स्टेटलेस के बारे में। जो हमारे इंडियन व्यूज़ हैं जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है कि जो नया बिल प्रीति पटेल पास करना चाहती है, उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर कोई बच्चा स्टेटलेस है, ठीक है, फिर भी आपको साबित करना होगा कि वो बच्चा कोई और नेशनैलिटी हासिल नहीं कर सकता। और ये अब इन्होंने काफ़ी सख्ती कर दी है कि अगर देखा जाए, जो हमारे इंडियन बहन भाई थे जब वो अप्लाई करते थे अपने बच्चों के लिए स्टेटलेस बेस के ऊपर, उनको खाली एक चिट्ठी लगानी थी साथ, जहाँ लिखा होता था कि जी इस बच्चे के पास पासपोर्ट नहीं है और इस बच्चे के पास इंडियन नेशनैलिटी नहीं है, और होम ऑफिस उस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देती और बच्चा ब्रिटिश हो जाता। लेकिन जो नए रूल्स होम ऑफिस लेके आना चाहता है, अगर उसको देखा जाए, आपको अब साबित करना होगा कि जो इंडियन हाई कमीशन है वो आपको नेशनैलिटी नहीं दे रही। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो है कि फ़र्ज़ करें कि बच्चा पैदा हुआ है, उसके पास नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन दूसरा है कि इंडियन हाई कमीशन कहती है कि हम आपको नहीं देंगे। ये एक अलग बात है और ये आपको साबित करना होगा, क्योंकि अब होम ऑफिस आपको कहेगी जब आप अप्लाई करते हैं कि जी आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी बच्चे की पासपोर्ट के लिए, अगर वो रिफ्यूज़ हुई है हमें सबूत दें। और जैसे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए अप्लाई करते हैं इंडियन पासपोर्ट के लिए, आपको तो वो इशू कर देंगे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, इसलिए मेरी एडवाइस आप सब से होगी, जो बहन भाई इंडियन नेशनल्स हैं और उनके बच्चे अभी 5 साल के हो गए हैं, फौरी तौर पर आप अपने बच्चे को रजिस्टर करवा लें ब्रिटिश, क्योंकि जब ये चेंजेस आ जाएंगे इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी आपको अपने बच्चे को ब्रिटिश करवाने में। सो प्लीज़ फौरी तौर पर आप अपने बच्चे को ब्रिटिश रजिस्टर करवा लें। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी, पूछो। हाँ जी, मेरा बेटा आया था यहाँ पर यूके लास्ट 3 मंथ अगो। हाँ जी, ठीक हो गया। हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਯੂਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ? ठीक, बच्चा कितने साल का है? 14 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, 14 ਈਅਰ ओल्ड। 14 ईयर्स हो गए। ठीक है, मैं देना ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ अगर ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕहेंगे ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੌਣ ਸੇ ਲੱਗेंगे, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ लगाओगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ सवाल का। और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे रिफ्यूजी स्टेटस मिला था आज से 5 साल पहले। ठीक है। वो 5 साल का वीज़ा था, तो वो एक्सपायर होने वाला है। जी जी। तो अब मैं एक तो ये कि इंडेफिनिट अप्लाई करूँगा, और मुझे उसके साथ कौन से पेपर लगाने चाहिए, और जब अगर मुझे इंडेफिनिट मिल जाएगा
तो फिर मैं ब्रिटिश नेशनैलिटी कब अप्लाई करूंगा? क्या मुझे उसके लिए क्या 10 साल वेट करना पड़ेगा, या वो मुझे फिर साल बाद ही दे देंगे? इसका कोई रिफ्यूजी में क्या है इनका लॉ, ये जरा प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको 10 साल ही वेट करना पड़ेगा, फिर वो आपको नेशनैलिटी देंगे। लेकिन कुछ कह रहे हैं जी कि आप साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये प्लीज जरा मुझे बता दें कि ठीक है, मैंने इंडेफिनिट तो अप्लाई करना ही है चंद महीनों बाद, ठीक है। तो क्या पेपर लगाऊंगा, क्या मुझे ये मिलेगा? मुझे ये जरा प्लीज बता दें। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, अगेन वो तो डिपेंड करेगा किस बेस पर आपको उन्होंने असाइलम ग्रांट की थी, क्योंकि आजकल जब आप अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट के लिए एज एन असाइलम सीकर, वो आपके दोबारा सर्कमस्टांसेस चेक करते हैं कि वो ही हैं, कोई इसमें कोई चीज़ कुछ बदला तो नहीं है। इसलिए वो काफ़ी एक्सटेंसिव चेकिंग करते हैं कि आपके सर्कमस्टांसेस वैसे ही हैं जैसे जब आपने अप्लाई किया था। मेनली आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं कि आप यहाँ रह रहे हैं पिछले 5 सालों में, पिछले 5 साल आप यहाँ यूके में रह रहे हैं। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है कि आप नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई करेंगे, अब 1 साल बाद तो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं आपको गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना होता है। और जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है वो कहता है कि आपके पास 10 साल के लिए स्टेटस होना चाहिए। सो जब आप फ़र्ज़ करें नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करेंगे इन जुलाई 2022 में, आपको साबित करना होगा जुलाई 2012 से लेके जुलाई 2022 तक आपके पास स्टेटस था। यह है गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर उस गाइडेंस को पढ़ा जाए, एक जगह में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो असाइलम सीकर्स हैं अगर वो अप्लाई करते हैं उनको ये जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है ये उनको लागू नहीं होती और हम उनके केस में डिस्कशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक गुड न्यूज़ है असाइलम सीकर्स की। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई असाइलम सीकर्स ने अप्लाई किया है उनका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो गया है गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर कि आप ओवरस्टेयर थे और इस बेस पर हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि केस वर्कर ने उनके केस में डिस्कशन इस्तेमाल नहीं की। सो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है कि अगर केस वर्कर आपके केस में इस्तेमाल करता है वो आपकी गुड लक है, अगर वो नहीं करता वो आप कह लें कि आपकी बदकिस्मती है। मेरी एडवाइस आपसे होगी कि जब आप अपनी नेशनलिटी एप्लीकेशन सबमिट करें, ज़रूर एक सॉलिसिटर के पास जाके उसको सारा कुछ एक्सप्लेन करके उसके थ्रू आप ये सबमिट कर दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मुझे पूछना था कि एक्चुअली मैं 10 साल वाले रूट पे हूँ। जी जी। अभी मेरी 3rd एक्सटेंशन है। मेरी बेबी है 5 साल की, 5.5 साल की है अभी वो। तो आपने जो रूट बताया था वो जिंदानो एप्लीकेशन का, जी जी। तो क्या मैं वो कर सकती हूँ अप्लाई? जो और आपकी दूसरी बात ये, सॉरी दूसरा क्वेश्चन कर सकती हूँ? सॉरी ना 1 सेकेंड, जो आपकी जो बेबी है उसकी नेशनलिटी क्या है? सॉरी। अब वो ब्रिटिश है। ठीक है, वो कब ब्रिटिश हुई थी, बाय बर्थ या? बाय बर्थ। एक्चुअली मुझे बेबी के बेस पे वो 10 ईयर का मिला था पार्टनरशिप पे। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक है, जी। और जो आपका दूसरा सवाल है? दूसरा सवाल ये है कि सॉरी, ओके दैट्स इट, थैंक यू। आप मुझे डिस्ट्रैक्टेड टीवी यू पे आंसर कर दें। नहीं, ठीक है जी, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपका जो बेबी है वो ब्रिटिश है बाय बर्थ और वो 5 साल का है, अगर आप ज़म्ब्रानो रूल के बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। चाहे आपको लीव मिली थी पार्टनर रूट के ऊपर, क्योंकि आप एक बच्चे की केयर हैं, ब्रिटिश चाइल्ड की केयर, आप इस ज़म्ब्रानो रूलिंग का फ़ायदा उठा सकती हैं। लेकिन प्लीज़ नाजरीन, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जैसे मैंने पिछले वीक भी अर्ज़ किया था, उससे पहले भी, कि जो जजमेंट दी गई है होम ऑफिस ने कहा है कि हम इसको अपील करेंगे, और जब तक अपील का कोई फ़ैसला नहीं आता हम कोई एप्लीकेशन के ऊपर फ़ैसला नहीं करेंगे। इसलिए इसका भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और आपको जवाब नहीं आता, 6 माह साल लग जाता है, फिर आपको वेट करना होगा। और ये भी याद रखा जाए कि अगर आपके पास वैलिड लीव है 2.5 साल की, आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। सो इसलिए आप वेट भी कर सकते हैं, जैसे ही ज़म्ब्रानो की रूलिंग आ जाती है फाइनल जजमेंट कोर्ट ऑफ अपील से, उसके बाद आप ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि जो हाई कोर्ट की रूलिंग थी वहाँ जज ने साफ ये कहा था कि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है जिन लोगों के पास है लीव टू रिमेन। सो इसलिए आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है,
जैसे वो कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट आ जाए उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप क्यू में आ जाए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, एक और जो चीज़ मुझे आज नज़र आई थी, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी न्यूज़ है, और वो ये है कि जो नए चेंजेस में प्रीति पटेल ने अनाउंस किए, एक अच्छी न्यूज़ भी है, वो है कि अगर आपके पास है प्री सेटल स्टेटस और आपका बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है 1 जुलाई के बाद, और जब आपको सेटल स्टेटस मिल जाता है, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकता है फॉर ब्रिटिश नेशनलिटी। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप होम ऑफिस की फ़ीस भरें, आप सीधा वो बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, जैसे आपको मिलता है सेटल स्टेटस। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ जो मैंने देखा था इन चेंजेस में जो आ रहे हैं, और इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं कि जैसे ही आपको सेटल स्टेटस मिल जाए और आपका बच्चा पैदा हुआ था 1 जुलाई के बाद, वो फौरी तौर पर अप्लाई कर सकता है नेशनलिटी के लिए, जैसे ही आपको मिल जाता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज, वो थी ऑन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर अपील्स। थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ आ रही है कि होम ऑफिस की गाइडेंस कहती थी कि जो परमिट्स इशू किए जाएंगे 30 जून के बाद वो वैलिड नहीं होंगे, आप उन पर ट्रैवल नहीं कर सकते। शायद आपको याद होगा जो EA फैमिली परमिट्स हैं जो आते थे अंडर 2016 रेगुलेशंस, जो फ़र्ज़ करें आप अप्लाई करते थे अपने कोई कज़न को या अपने भाई को स्पॉन्सर करने के लिए, वो आते थे अंडर द 2016 रेगुलेशंस, और आप अप्लाई करते थे EU फैमिली परमिट के ऊपर। और होम ऑफिस का ये कहना था, जैसे ये डेडलाइन आ रही थी 30 जून की, अगर ये परमिट इशू होता है 30 जून के बाद, चाहे वो वैलिड है, जो अफराद है उस पर वो ट्रैवल नहीं कर सकते टू द UK। सो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम। उसके बाद हुआ कि काफ़ी लोगों के एप्लीकेशन अभी रिफ्यूज़ भी हो गए, और रिफ्यूज़ल अभी भी आ रहे हैं। जिन लोगों ने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के एप्लीकेशन सबमिट किए थे 31 दिसंबर डेडलाइन से पहले, अभी भी वो रिफ्यूज़ल अभी आ रहे हैं। और वहाँ रिफ्यूज़ल में एंड में लिखा हुआ है कि अगर आप अपील करते भी हैं या आपका अपील मंजूर भी हो जाता है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते और EA फैमिली परमिट, आप कोई अल्टरनेटिव रूट देख लें अपने लिए जो आप अप्लाई करना चाहते हैं UK एंटर होने के लिए। और ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है जो होम ऑफिस की पॉलिसी है। और अगर आपका अपील मंजूर हो जाता है और अगर होम ऑफिस आपको इशू नहीं करती लीव टू एंटर टू द UK, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं जुडिशल रिव्यू के तहत। सो इसलिए जो लोग अभी मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमारी अपील मंजूर हो जाती है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की, और वो बाद में होम ऑफिस हमें नहीं इशू करती ये फैमिली परमिट क्योंकि उनकी वैलिडिटी थी 30 जून तक, हम क्या करें? अगर वो नहीं करती, फिर आपके पास है रेमेडी जुडिशल रिव्यू, वो एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं और होम ऑफिस को आप चैलेंज कर सकते हैं कि जी देखें, आप मेरे साथ ये एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी बिफोर द डेडलाइन और आपका काम है कि मुझे अब इशू करके दें परमिट क्योंकि मेरी अपील मंजूर हो गई है। सो इसका भी आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। एक और बात जो मैं क्लियर करना चाहूँगा आप सब के लिए, वो है अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम एप्लीकेशन अभी भी आप सबमिट कर सकते हैं, चाहे 30 जून की डेडलाइन अभी गुजर गई है। अगर आपके पास एक्सेस नहीं था या आपको पता नहीं था इस डेडलाइन के बारे में, या इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं थी और उस वजह से आप अप्लाई नहीं कर सके, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी एडवाइस आपसे होगी फौरी तौर पर आप अप्लाई कर लें। अब जो बहन भाई अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जिनके पास अभी स्टेटस नहीं है और वो ज़म्बरानों की एप्लीकेशन डालना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक केयर हैं एक ब्रिटिश बच्चे के, या वो केयर हैं अपने पेरेंट्स के जो ब्रिटिश हैं, या अपने कोई बहन भाई के केयर हैं जो उनके बहन भाई ब्रिटिश हैं, और उस बेस पर वो अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं अपनी बहन की या अपने भाई की देखभाल करता हूँ कि मैं उनका मेन केयर हूँ, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होम ऑफिस फ्लेक्सिबिलिटी इस्तेमाल कर रही है। उनका ये कहना है कि अगर आपको पता नहीं था इस डेडलाइन के बारे में, अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, हम आपके केस में डिस्कशन इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा।
कि ijaz@me.com, इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान इजाज़। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो। हेलो मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे के पास जो इंडिया में है वो 10 साल का वीज़ा है, पर ये कोरोना का जो रेड जोन में इंडिया है उसकी वजह से वो विजिटर्स आ नहीं सकते हैं। जी जी। तो क्या ये कोई ऐसी अपील है, किसी को कर सकते हैं कि वीज़ा, उनको तो ज़रूरत नहीं है लगवाने की, वीज़ा है उनके पास, क्या वो किसी तरीके से ला सकते हैं? मेरे छोटे बेटे की शादी यहाँ पे है। सॉरी, आप मुझे आपकी बात की समझ नहीं। आपके बेटे के पास है 10 साल का विजिट वीज़ा पाकिस्तान में, ठीक है ना? नहीं, इंडिया से। इंडिया से, ठीक है। उसके पास है 10 साल का वीज़ा, ठीक है। जी। अब इशू क्या आया यहाँ? अब मेरे छोटे बेटे की शादी है, ठीक है उसको टिकट भी मिली हुई है ब्रिटिश एयरवे की, ठीक है। पर रेड जोन में है ना इंडिया, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो वो आ सकते हैं कि नहीं? नहीं, मैं समझ गया, ठीक है जी, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ कि क्योंकि वो अभी रेड जोन में हैं, वो एंट्रीज़ नहीं हो रही और ये इसमें प्रॉब्लम होगी। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ आप उनसे ईमेल भेज दें कि क्लैरिफिकेशन ले लें कि अगर वो एंटर हो सकता है या नहीं, उसके पास वीज़ा है, वो फिर आपको बता सकते हैं क्या सूरत हाल है इन एप्लीकेंट्स के लिए। हो सकता है कि होम ऑफिस कह दे कि आप क्वारंटीन कर सकते हैं यहाँ होटल में और उसके बाद आप एंटर हो सकते हैं, शायद इस बेस पर उसको वो एंट्री दे दें। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा कमर साहब, एक तो मैंने आपसे क्वेश्चन करना है और दूसरी एक थोड़ी सी अपडेट देनी थी आपको कि जो ई फैमिली परमिट वाले हैं लोग जो हैं, उनके लिए तो होम ऑफिस वालों ने ये किया है कि जो आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं लाइक पेरेंट्स है, उनको तो EUSS के तहत वो That's right, बिल्कुल EUSS, that's right। और सेम अप्लाई कर रहे हैं जो सुरेंद्र सिंह केस वाले, करेक्ट, उनको भी सेम है वो लिखा। तो जो बाकी एक्सटेंडर है उनके लिए तो बस रिजेक्शन आ रही है सबके लिए ना। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा कमर साहब, ये जो आपके फैमिली मेंबर्स एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है जिनके पास यहाँ पे प्री स्टेटस है, तो उनके लिए कंपल्सरी है कि वो अपने स्पॉन्सर के साथ सेम एड्रेस पे रहें और जो उनका स्पॉन्सर है वो उनको मंथली मतलब मेंटेनेंस उनकी पे करें उनके अकाउंट, ठीक है, रिगार्डलेस के ठीक है। मैं देता हूँ उस जवाब का। जहाँ तक आपकी पहला आपका सवाल था कि डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स, उसकी तो आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अब वो आ रहे हैं EUSS के ऊपर, और जो हैं सुरेंद्र सिंह एप्लीकेंट्स उनके पास है डेडलाइन अंटिल मार्च 2022। अगर आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती थी बिफोर 31 जनवरी 2020। जो EUS एप्लीकेशंस हैं अभी भी वो कंसिडर हो रहे हैं और उनको अपील राइट्स दिए जा रहे हैं। हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप होगी। अगर आप दोबारा भी कॉल कर लें आप कर सकते हैं कि जहाँ तक एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के एप्लीकेशंस हैं वो अभी भी कंसिडर हो रहे हैं और होम ऑफिस उनको ज़्यादातर तो रिफ्यूज़ कर रही है, लेकिन आपको अपील राइट्स मिल रहे हैं। और प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन आपने सबमिट की थी डेडलाइन से पहले, 31 दिसंबर 2020 से पहले। अब यहाँ आर्गुमेंट ये आती है, चाहे आपका अपील मंजूर हुआ है 30 जून के बाद, आपको एंट्री मिलनी चाहिए। तो ये एक कंटेंशियस इशू है कि अगर होम ऑफिस अब कहती है कि आप अपील जीत भी लेते हैं कि हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, ये तो गलत बात है। तो इसमें मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर आप इस सिनारियो में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप जुडिशल रिव्यू के तहत इस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल था कि अगर कोई डायरेक्ट फैमिली मेम्बर यहाँ UK में एंटर होता है, उसको ज़रूरत है रहने की
अपने स्पॉन्सर के साथ या नहीं। जो होम ऑफिस की गाइडेंस है वो कहती है कि ज़रूरत नहीं है। जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल योर पेरेंट्स, वो अपने 5 साल इन द ओन राइट वो यहाँ मुकम्मल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर वो यहाँ आ जाते हैं और वो अप्लाई करते हैं प्री सेटल स्टेटस के लिए और उनको 5 साल का वीज़ा मिल जाता है, अगर वो यहाँ अपने रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देते हैं, 5 साल यहाँ यूके में रहते हैं, चाहे वो अकेले रहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं सेटल स्टेटस के लिए। ये होम ऑफिस की गाइडेंस अभी आज के दिन ये कह रही है। हो सकता है होम ऑफिस जानबूझ के 1 साल बाद इसको अमेंड कर दे, जैसे वो आजकल कर रही है, जैसे उन्होंने ये डेडलाइन बना दी थी EU फैमिली परमिट्स के ऊपर। लेकिन जो आज की सूरत हाल है, अगर आपके पेरेंट्स या आपके डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स यहाँ यूके में रह रहे हो, अपने 5 साल खुद यहाँ मुकम्मल कर लेते हैं, चाहे वो आपके साथ नहीं रह रहे, उनको सेटल स्टेटस का हक होगा। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ जी, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। हाँ जी जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि मैं तो बेनिफिट में हूँ यहाँ पर हाँ जी 12 साल से, तो मैं बेनिफिट ले रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ। तो मैंने बहुत पहले जो है मैंने बच्चों के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कोई आ नहीं सके यहाँ पर। हाँ जी। अभी मेरी वाइफ और मैं हूँ, हम दोनों रिटायरमेंट हैं, हम दोनों बेनिफिट में हैं। तो मैं कह रहा हूँ हमें दोनों के लिए कोई बच्चा अगर हम बुला सकता हूँ वहाँ से हेल्प के लिए यहाँ पर। वो बच्चा आपका बच्चा है या किसका बच्चा है? नहीं, हाँ जी, हमारे बेटे हैं। आपके बच्चे हैं? बेटा है, बेटी भी है, 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं। मतलब इनका पहले हमने चारों बच्चों का जो है ना पहले अप्लाई किया था, तो वो उसमें रिपोर्ट हुआ था, मतलब मेरे पास उतना वो नहीं था, इनकम नहीं था, इसलिए। और जो आपके बच्चे इंडिया में, उनकी एज कितनी है अभी जो वहाँ रह रहे हैं? हाँ जी। और उनको मतलब कोई एक आध बच्चा यहाँ आ सकता है, जैसे मतलब उनकी एज कितनी है? उनको अप्लाई करा मैंने, तो उसमें मेरे पास यहाँ पर उतना इनकम नहीं था, इसलिए मैं उनको ला सकता हूँ। तो यहाँ पर होम इमिग्रेशन जो कोर्ट है, कोर्ट से मेरे को वहाँ पर मना कर दिया था कुछ पुलिस ने, तो अभी तुम अपने फाइल बंद करो करके। जी जी। नहीं, जो आपके बच्चे इंडिया में अभी रह रहे हैं, जिनको आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं दोबारा, उनकी एज अभी कितनी है? वो है जी, वो तो मतलब करीबन 30 से ऊपर ही है सब। और कितने बच्चे वहाँ इंडिया में अभी? इंडिया में है सर 6 बच्चे, सर मैरिज है अभी। 3rd मैरिज है अभी? हाँ जी। ठीक है। और यहाँ आप किसके साथ रह रहे हैं? हम दोनों मियाँ बीवी हैं, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं? दोनों हम रिटायरमेंट हैं। जी जी। और हाँ जी, हमारा कौंसिल का मकान मिला हुआ है, तो दोनों हम बेनिफिट में हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब देखें, अगर आप अपने कोई बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अगर उनकी एज अंडर 18 है, फिर तो काफ़ी आसान होता है, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन आपने मुझे बताया आपके 6 बच्चे हैं वहाँ, और वो सब मेरे ख्याल में ओवर 18 है। यहाँ थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि आपको देखभाल की ज़रूरत है और आपका एक बेटा जो इंडिया में है वो ही आपकी देखभाल कर सकता है, आपकी और आपकी वाइफ की, शायद उसमें ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स के ऊपर बात बन सकती है। लेकिन वो भी मेरे ख्याल में, अगर वो आपका एप्लीकेशन कामयाब होता है आपके बेटे का, वो होगा अपील पर जाके, और उसके लिए आपको काफ़ी मज़ीद प्रूफ की ज़रूरत होगी जो साबित करती है कि आपको वो देखभाल की ज़रूरत है और वो ही एक शख्स है जो आपकी देखभाल कर सकता है। इसके लिए शायद ये भी आपको साबित करना हो कि आपने काफ़ी टाइम इंडिया में गुजारा है, जिस वजह से वो आपकी देखभाल कर रहा था। अगर ये हम साबित कर सकते हैं, फिर इसमें शायद बात बन सकती है। अब मुझे ये नहीं पता आपके कौन से हेल्थ कंडीशंस है, अगर आपको देखभाल की ज़रूरत है या नहीं, और अगर आपके पास वो गुंजाइश है कि अगर एप्लीकेशन की फ़ीस भरना वो जो अगर रिफ्यूज़ भी हो जाती है और अपील में ये बात जाती है, काफ़ी इसमें ख़र्चा भी आ सकता है, 5-6 हज़ार पाउंड। अगर आपके पास ये गुंजाइश है और आप ये चांस लेना चाहते हैं, फिर मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर उठाएँ ये कदम। लेकिन कोई भी फ़ैसला करने से पहले मैं आपसे ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप कोई सॉलिसिटर से मिल लें और वो फिर आपको बता सकता है कि इसमें मेरिट्स क्या हैं और किस तरह इस केस को तैयार किया जाए कि ये कामयाब हो। बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो सर, नमस्कार जी सर, कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है? हाँ जी सर, मेरा बेटा यहाँ ब्रिटिश है। जी जी। तो सर हमने फी वेवर पर अपना वीज़ा अप्लाई किया है और हमारे बायोमेट्रिक जो हैं वो
20 अप्रैल को हुए हैं, सॉरी 20 मार्च को हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद अभी हमने खुद ही अप्लाई किया था और फी वेवर पर हमारा जो केस था हमने डाला था। हाँ जी। तो अभी हमें एक फोन आया था होम ऑफिस से कि आप अपने बायोमेट्रिक बिल करवाओ, हमारे सिस्टम में नहीं है। जी जी। तो फिर उनसे मेरी वाइफ ने बात की थी कि भाई हमारे तो जो फिंगरप्रिंट है या बायोमेट्रिक जो भी हैं, तो हमने 20 मार्च को करवाए हैं। और उन्होंने कहा तो चलो ठीक है, फिर हम ये होगा, हमें मिल जाएगा तो फिर हम फोन नहीं करेंगे, ये नहीं मिला तो हम फोन आपके लिए फिर रीबुक करवाएंगे बायोमेट्रिक के लिए। तो अभी उनको मिल गया होगा या नहीं, अभी मैं आपसे यही पूछना चाहता था। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपने फिंगरप्रिंट्स कर दिए हुए हैं, जैसे आपने मुझे बताया अप्रैल में आपने कर दिए थे, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है कि जब आप गए थे वहाँ और आपने अपने फिंगरप्रिंट्स दिए थे, उनके सिस्टम में सही तरह अपलोड ना हुए हो और उस वजह से वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जी आप प्लीज़ दोबारा आएँ। लेकिन मेरे ख़्याल में ये बात नहीं है, क्योंकि आपने बताया मुझे कि आपकी वाइफ ने उनको कॉल किया है और उन्होंने कहा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हो सकता है कि एक जेनेरिक सा ईमेल गलती के साथ उन्होंने आपको भेज दिया हो कि प्लीज़ आप हमें कॉल करें और दोबारा अपने फिंगरप्रिंट्स दें। तो इसलिए आप एक दफ़ा फिर उनको फ़ोन कर लें, उनसे कंफर्मेशन ले लें कि जी हमें फिंगरप्रिंट्स दोबारा देने की ज़रूरत है या नहीं। हमने फ़लाँ तारीख को अप्रैल में आपको फिंगरप्रिंट दे दिए थे, हम अपने फ़ैसले का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ हमें कंफर्म कर दें कि अगर आपको फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है या नहीं, और वो फिर आपको बता देंगे। मेरे ख़्याल में उनको ज़रूरत नहीं होगी। अप्रैल में आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले माह तक आपको अपना फ़ैसला मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ जी, मैंने अभी पहले आपसे बात किया सर। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। हाँ जी। हाँ जी, मैंने कहा कि मैं बेनिफिट में हूँ यहाँ पर। हम दोनों हैं, हम हस्बैंड एंड वाइफ। तो सर मैंने बहुत पहले यानी कि 15 साल पहले मैंने बच्चों के लिए अप्लाई किया था। 18 साल पहले की बात है। जी जी। तो चार बच्चों के लिए अप्लाई किया था मैंने, तो उसमें मेरा वो रिफ्यूज हुआ था मेरा वो। जी जी। मेरे पास इनकम मिल जाए यहाँ पर इतना। तो अभी मैं बेनिफिट पाऊंगा 12 साल से। तो 2005 से मैं बेनिफिट में हूँ, यहाँ पर रिटायरमेंट हूँ। तो मेरे को मतलब कुछ तकलीफ भी है, तो इसलिए मेरे को कोई एक बच्चे में यहाँ पर बुला सकता हूँ। वैसे सब मैरिज है बच्चे। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि वैसे तो अमूमन रूल्स में तो कोई है नहीं कि आप ओवर 18 बच्चे को बुला सकें यहाँ यूके में। लेकिन अगर कोई ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स हैं जिसमें आप साबित कर सकते हैं आपको बहुत ही ज़रूरत है अपने बेटे की, फिर शायद इसमें बात बन सकती है। लेकिन फिर आपने यहाँ ये तय करना है कि उसमें ख़र्चा भी काफ़ी होता है, कि होम ऑफिस की फ़ीस तकरीबन 3,500 पाउंड होती है, और उसके साथ साथ अगर उसकी वाइफ भी अप्लाई कर रही है उसका भी काफ़ी ख़र्चा है। 7,000 पाउंड हो गए। एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, फिर आप अपील में जाते हैं, सॉलिसिटर को फ़ीस देते हैं, तकरीबन 10-12 हज़ार पाउंड का ये ख़र्चा है। और अगर फिर आके जज कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता कि आपको ज़रूरत है, आपकी देखभाल यहाँ सोशल सर्विसेज कर सकती है, फिर आपके पैसे वो ज़ाया जाते हैं। और फिर आपको अफसोस भी काफ़ी होगा कि यार मेरे सॉलिसिटर ने मुझे क्यों नहीं बताया कि इसमें चांसेस कम थे। इसलिए मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि आप एक सॉलिसिटर से मिल लें जो आपको बता सकता है कि इसमें क्या चांसेस हैं आपकी कंडीशंस को देख के, और आपको इसको परस्यू करना चाहिए या नहीं। यही मेरी आपसे एडवाइस होगी। कोई भी कदम उठाने से पहले आप एक सॉलिसिटर से मिल लें, अपने मेडिकल रिकॉर्ड साथ ले जाएं, और फिर आप देख सकते हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ये भी हो सकता है होम ऑफिस कह दे कि जी नहीं, हम नहीं समझते आपको देखभाल की ज़रूरत है, क्योंकि आप पिछले 15, 16 या 20 साल से यहाँ रह रहे हैं अकेले अपनी वाइफ के साथ, और पहले आपने क्यों नहीं ये एप्लीकेशन सबमिट की। आपने किस तरह 15-20 साल यहाँ यूके में गुजारे हैं बगैर कोई मदद से, अब आपको कैसे ज़रूरत आ गई है मदद के लिए। सो ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, और ये आप तब कर सकते हैं जब आप एक सिस्टर के पास जाएं जो आपके केस को देख के आपको बता सकता है कि किस तरह ये केस को तैयार किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा।
जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। अगर आप आज कोशिश कर रहे थे कॉल करने की और आपकी बारी नहीं आई, आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, वहाँ टाइप करें कामरान एजाज़, वहाँ मेरा चैनल आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ भी आप सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। लेकिन एक शर्त है, आपने सब्सक्राइब करना होगा, फिर जाके मैं आपके सवाल के जवाब दूँगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे सिर्फ़ और सिर्फ वीनस टीवी पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।